हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीए के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और उसी के रिगार्डिंग अपन कुछ फास्ट क्लास रिविजन के रूप में क्लासेस में अरेंज कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उससे पहले 2 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पादप प्रजनन और बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों की क्लासेस आपको मिल चुकी होगी यूट्यूब के माध्यम से। तो जो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत शानदार है वो इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको एक हेल्प मिल सके कि अपन को कैसे इनको समझना है, कैसे वापस से पढ़ना है। आज की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो कि फसल और भंडारण के प्रमुख कीटों के रूप में माना जाता है। और ये चैप्टर जो है लगभग 6 से 8 नंबर का चैप्टर है। आपके एग्जाम के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके बनने वाले हैं। साथ में इस चैप्टर से एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले इसका एक एक इंसेक्ट को पढ़ने से पहले आप कीट की सामान्य संरचना की बात कर लेते हैं अपन कि कीट या इंसेक्ट दिखता कैसा है। एक सामान्य कीट का जो शरीर होता है बेटा 3 भागों में विभाजित होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? हेड यानी कि सिर, दूसरा आता है थोरेक्स यानी कि वक्ष, और तीसरा आता है एब्डोमन यानी कि उदर के रूप में विभाजित होता है। हेड की बात करें तो यहाँ पर एक जोड़ी यहाँ पर सरंगिका एंटीना मिलेगा, एक जोड़ी कंपाउंड आइज मिलती है, एक माउथ मिलता है। थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अग्र, मध्य और पश्च वक्ष जिसको अपन कहते हैं, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और इन थोरेक्स के तीनों खंडों पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, लेग्स पाई जाती है, यानी कि टोटल 3 जोड़ी टांगे हो जाएगी, यानी कि 6 टांगे होती हैं। साथ में उड़ने के लिए विंग्स हैं, यहाँ पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, मध्य वक्ष पर यानी कि मिजोथोरेक्स पर एक जोड़ा और एक मेटाथोरेक्स पर एक जोड़ा पाया जाता है, यानी कि 2 जोड़ी यहाँ पर पंख मिलेंगे, यानी कि टोटल संख्या में 4 होते हैं। फिर एब्डोमेन की बात करें तो यहाँ पर एब्डोमेन उदर के अंदर, उदर के जो ऊपर के खंड होते हैं उन खंडों का ऊपर का भाग टर्गम कहलाता है और नीचे का भाग स्टर्नम कहलाता है। दोनों के जोड़ने की एक झिल्ली होगी मेम्ब्रेन, उसको अपन कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? प्लूरोन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पर कि पूछ ले आपसे कि कीट जो है श्वास यानी कि श्वसन कहाँ से लेता है, इसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ से होती है, तो इसको अपन क्या कह देंगे? श्वसन रंध्र या स्पायरेकस कह देते हैं। इसके द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आपसे पूछ ले कि सर कितने स्पायरेकल्स या कितने श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो बेटा ये 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि कीटों के अंदर कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। कायांतरण पहले भी अपन पढ़ा था। कायांतरण के अंदर क्या होता है कि उसके जीवन की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। 2 प्रकार से होता है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। ठीक है, 2 प्रकार से होता है, संपूर्ण या पूर्ण कायांतरण जिसको अपन कह देंगे पूर्ण कायांतरण, या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसको कहा जाता है बेटा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा अपूर्ण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। पूर्ण कायांतरण क्या होता है? अगर किसी कीट के जीवन में 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? अंडा, अंडे के बाद में क्या बनेगा? लार्वा, लार्वा के बाद क्या बनेगा? प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या बनेगा? वयस्क यानी कि एडल्ट, यानी कि एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ये 3 कंडीशन अगर बन रही है तो उसको अपन क्या कह देंगे? 4 कंडीशन बन रही है तो क्या कह देंगे? पूर्ण यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अपूर्ण कायांतरण क्या होता है? अगर किसी कीट के जीवन में या तो 2 या फिर 3 अवस्थाएं देखने को मिले तो उसको अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण कायांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सर 2 या 3 कौन सी मिलती है? यानी कि अंडा, अंडे से लार्वा नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनता है बेटा? शिशु। ठीक है, शिशु या इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्भक, शिशु या अर्भक कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको निम्फ। क्या कहते हैं बेटा? निम्फ। और निम्फ के बाद क्या बनेगा? एडल्ट यानी कि वयस्क बनता है, और वयस्क के बाद फिर से। ठीक है, अगर 3 अवस्थाएं हैं तो ऐसा हो जाएगा। सर आप 2 भी कह रहे हो, 2 में क्या हो जाएगा? अंडा गायब हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जो एडल्ट है वयस्क वो डायरेक्ट क्या पैदा करेंगे? शिशु, शिशु बड़े होंगे वापस क्या बनेंगे? एडल्ट। ये चक्र चलता रहता है। तो ये कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 2। और अगर अंडा दे रहा है तो कौन सी हो जाएगी?
3। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के कायांतरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों। आपके इस चैप्टर के अंदर 10 इंसेक्ट दे रखे हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ये क्योंकि जब अपन इंसेक्ट का जीवन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो जीवन चक्र में क्या अवस्थाएं लेने वाले हो आप, तो यहां से निकलेगी। आपके सिलेबस इस चैप्टर में 10 इंसेक्ट दे रखे हैं, 10 में से 3 के पास ये इनकम्प्लीट टाइप का है, 7 के पास कंप्लीट टाइप का है। बताओ 7 याद करें कि 3 याद करें? 3 याद कर लेते हैं, है ना। तो 3 याद कर लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो सब उसमें चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? कंप्लीट वाले में। एग्जाम्पल हो जाएगा GMT। क्या, कैसे याद रखेंगे? GMT। जी बोले तो ग्रास ऑफर, ठीक है, ग्रास ऑफर। एम बोले तो मोइला, मोइले को अपन अंग्रेजी में कहते हैं एफिड। आप जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो चाहे तो GMT से याद नहीं करके GAT से भी याद कर सकते हैं, एज योर विश। ए से क्या हो जाएगा? एफिड। और टी से क्या हो जाता है बेटा? टर्माइट। टर्माइट यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दीमक कहते हैं। तो 3 प्रकार का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा टीडा, टीडा, एक हो जाएगा मोइला, एक हो जाएगा दीमक। इन तीनों के जीवन चक्र में ये अपूर्ण कायांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और बाकी जो 7 आइटम बचेंगे उसमें कौन सा हो जाएगा? कंप्लीट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कीटों का वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार से दे रखा है यहाँ पर ऋतु के आधार पर। ऋतु के आधार पर 2 प्रकार से हैं, खरीफ ऋतु में पाए जाने वाले कीट, रबी ऋतु में पाए जाने वाले कीट। 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ध्यान में रख लो। टीडा, सफेद लट, कातरा, ये आपको खरीफ में मिल जाएंगे। रबी के अंदर कौन सी फसल लगती है? सरसों लगती है, तो सरसों का मोइला। चना लगता है, चने का फली छेदक। गेहूं लगता है, गेहूं का तना छेदक। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर बेस्ड ऑन क्रॉप्स, फसल के आधार पर। तो खाद्यान्न फसल के कीट, दलहन फसल के कीट, तिलहन फसल के कीट, इन सभी फसलों के कीटों के नाम आपको 2-2, 3-3 आप एग्जाम्पल में ध्यान रखना है। फिर आता है यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक पर्पज से 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब। एक होता है लाभदायक, एक होता है हानिकारक। अधिकतर जो कीड़े होते हैं वो नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फायदा पहुंचाते हैं, तो कुछ को याद कर लेते हैं। जो बचेगा वो किस में चला जाएगा? हानिकारक में चला जाएगा। तो कुछ कौन कौन से हैं वो? जैसे कि मधुमक्खी, जैसे लाख का कीट, रेशम का कीट, लेडी बर्ड बिटल, ये फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो इसको किसमें डाल दो? लाभदायक में। इनके अलावा जो भी बचेगा सब किसमें चले जाएंगे? हानिकारक में चले जाएंगे। फिर आता है वैज्ञानिक आधार पर। यहाँ पर कुछ ऑर्डर है, अच्छे से याद करके जाना, MCQ में आ सकता है। जैसे ओडोनाटा ऑर्डर, ओडोनाटा ऑर्डर में कौन आता है? जो ड्रैगन फ्लाई है वो इसमें, इसके अंदर आ जाएगी। प्लेकोप्टेरा ऑर्डर, उसमें स्टोन फ्लाई हो जाएगी। और ऑर्थोपोडेरा के अंदर कौन आता है? टीडा आता है। आइसोप्टेरा के अंदर दीमक आता है। तो इस प्रकार से एक ऑर्डर के अंदर क्या क्या आ रहे हैं वो अपन देख रहे हैं। चलिए एक एक करके इंसेक्ट का सम्मान करते हैं, कैसे दिखता है, कैसे क्या होता है, तो वो अपन बात करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 है यहाँ पर कातरा। कातरा को इंग्लिश में कटवर्म या इसको RSC के नाम से जानते हैं। RSC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड हैरी कैटरपिलर। रेड हैरी कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी ध्यान में रखना, वो भी आपको ऐसे भी दे सकता है। कैसे दे सकता है? रेड हैरी कैटरपिलर के नाम से दे सकता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आएगा ये होता, हो सकता है आपको इनका साइंटिफिक नेम पूछ लें, हो सकता है आपको ऑर्डर पूछ ले, फैमिली पूछ लें। ऑर्डर अगर फैमिली पूछ रहा है ना, मतलब वो पेपर में उस पेपर को थोड़ा डिटेल में जाना चाह रहा है। बाकी बहुत कम संभावना है कि वो फैमिली तक जाए, पर पूछ सकते हैं, पूछने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? कीट जब भी पढ़ रहे हैं तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं ध्यान में रखनी है, कैसे दिखाई देता है, किन पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जीवन चक्र कैसे चल रहा है, उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे। किसी एक ना एक कीट का मैनेजमेंट या प्रबंधन जरूर जरूर आएगा, चाहे वो टिड्डे का पूछें, चाहे वो दीमक का पूछें, चाहे वो मोइला का पूछें, एक का प्रबंधन जरूर पूछेगा वो। उसके बाद वो नंबर लेगा किसका? पूरे कीट का जीवन चक्र पूछेगा वो आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना। वो पूरे इंसेक्ट का आपको वर्णन करवाएगा। ठीक है, ये तो 2 टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। आइए नंबर 1 बात करते हैं कातरा। सबसे पहले ये जितने भी कीड़े हैं ना बेटा, वो सभी बहुपक्षी यानी कि पॉलीफेगस नेचर के होते हैं, एक से ज्यादा पौधों को खाने वाले होते हैं। किंतु जो बेर की फल मक्खी है ना, बेर की फल मक्खी जिसको अपन कार्पोमिया वैसोवियाना कह रहे हैं, बेर की फल मक्खी बहुपक्षी नहीं होती हैं, वो एकल पक्षी मोनोफेगस होती हैं, है ना, क्योंकि उसको केवल बेर पसंद है और कुछ और पसंद नहीं आता है। किसको? कार्पोमिया को। बाकी एक उसको छोड़ के बाकी जितने भी कीट हैं वो सब कैसे हैं? पॉलीफेगस नेचर के आएंगे। कातरा की बात करें कैसा दिखता है, पहले इसकी दिखावट की बात करें अपन। दिखावट में इसका जो वयस्क है, इसका जो एडल्ट है वो कैसा दिखता है? बड़े आकार का होता है,
बड़े आकार का होता है, सफेद रंग के पंख होते हैं भाई साहब, साथ में इन सफेद रंग के पंखों पर काले काले धब्बे पाए जाते हैं, ये इसकी पहचान है। फिर इसकी बात करें लार्वा की, इसके लार्वा को अपन क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और कैटरपिलर क्या होती है बेटा, लंबाई में होती है, कितनी लंबाई होती है, 40 से 50 mm लंबाई होती है। और इस लार्वा की, इस लट्ट की पूरा शरीर जो है वो लाल भूरे बालों से ढका रहता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रेड हेरी कैटरपिलर कहते हैं। ये इसकी पहचान है। पहचान के बाद पोषक पौधे लगभग सभी खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, मूंगफली को, ज्वार को, बाजरा को, सबको नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद बात करें अपन क्षति और महत्व, इस कीट का जो प्रकोप है, जो हल्की मिट्टी होती है, लाइट सोइल जिसको अपन कहते हैं, हल्की मिट्टी उसमें और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर जो है अधिक होता है। ये लाइन पूछता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कातरे का प्रकोप किस मिट्टी में या किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, जहां पर लाइट कम हो, रेन कम होती है और मिट्टी कैसी हो, लाइट सॉइल हो, वहां पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है। हर सब्जेक्ट में पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको अच्छे से याद करके जाना है आपको, इसको रट लेना। आपके एमसीक्यू, आपके वेरी शॉर्ट फिलअप्स लगभग वहीं से बनने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद करके जाओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर आता है जीवन चक्र। जीवन चक्र में क्या है, वैसे तो अपन पूरा लाइफ साइकिल इसके बना के हुए चलते हैं, पर आपकी बुक में इसने क्या कर रखा है, पूरा लंबाई चौड़ाई में दे रखा है, तो अपन लाइफ साइकिल बनाते हुए सबकी चल सकते हैं अपन। जैसे कि कातरा है, तो कातरा का जो प्यूपा होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है। जब मई जून की बरसात आती है, प्यूपा को मिलता है पानी, तो ये प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। वयस्क में नर भी निकलेगा, वयस्क के अंदर मादा भी निकलेगी, नर और मादा के बीच में क्या होगा, समागम होने के बाद में अंडे कहाँ दिए जाएंगे, पत्तियों की निचली सतह पर, लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर अंडे दिए जाएंगे। अंडे देने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये अंडे देने के बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्वा जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचा के ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से प्यूपा में। प्यूपा को अपन कोषावस्था या कोष अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये प्यूपा कहाँ चले जाएगी बेटा, जमीन के अंदर, और अगले साल तक ये जमीन में ही रहेगी। वापस अगले साल बारिश आएगी, फिर ये वापस से बनेंगे। इस प्रकार से जीवन चलता ही चलता रहता है। लगभग 26 से 40 दिन का इसका जीवन चक्र है। प्यूपा से प्यूपा में आने में इसको कितना टाइम लग गया, 26 से 40 दिन लग गए। और एक साल में इसकी पीढ़ियां कितनी होती हैं, एक से अधिक पीढ़ियां यहाँ पर जनरेशंस होती हैं। ठीक है, ये अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल यहाँ पर होगा। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपको 3 पॉइंट कवर करने हैं। एक तो आपका नंबर 1 सस्य प्रबंधन, कल्चरल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि फसल बोने से पहले खेत को तैयार करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं, डीप समर प्लोविंग करते हैं। फसल के अवशेष वगैरह आपको खेत में नहीं छोड़ने हैं, अगर छोड़ रहे हो तो उसको जला दो। ठीक है, फिर केमिकल मैनेजमेंट में कुछ इंसेक्टिसाइड के नाम याद करके चले जाना, जैसे मोनोक्रोटोफॉस है, मिथाइल डिमेटोन है, मिथाइल पैराथियान है, 2-3 केमिकल के नाम याद कर लो और उनका छिड़काव कर लो वहां पे। जैविक प्रबंधन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक अंड परजीवी एक पैरासिटोड आता है जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, उसका उपयोग अपन करेंगे। इसका भी आप उपयोग करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन के लिए पॉइंट अलग से बना देना और वही याद करके चला जाना। कोई भी कीट आ रहा है उसका प्रबंधन आप लिख के आ जाना, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। हाँ, और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं, उनको पर्टिकुलर प्रबंधन अच्छे से याद करके जाना है। जैसे कि कातरा के अंदर कौन सा पास यूज कर रहा है, ये लाइट ट्रैप यूज कर रहा है, फेरोमोन ट्रैप यूज कर रहा है, ये भी लाइन लिखो वहां पे। जैसे आप टीडे का प्रबंधन करोगे तो टीडे के प्रबंधन में क्या लिखोगे वहां पर कि उसमें अंड परजीवी का भी उपयोग करते हैं, उसका जो प्रजनन स्थल होता है उसके चारों तरफ अपन खाई खोदते हैं। ठीक है, फिर अपन जहरीला चारा बिछाते हैं। अब ये कॉमन मैनेजमेंट सब में नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर उसी में पाया गया है। ठीक है ना, तो पर जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो कॉमन मैनेजमेंट भी लिख के आ जाएगा तो भी उसको नंबर मिल जाएंगे, और जो अच्छे से लिख के आएगा उनको पूरे नंबर मिलेंगे। ये बात है भाई साहब। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपन कातरा के मैनेजमेंट में। एक पॉइंट और आता है, खेत के चारों तरफ खाई खोद की, ट्रेंचिंग अराउंड द फील्ड। ये ध्यान में रखना, खाई खोद के भी इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। चलिए नंबर 2, ये बात करिए अपन कातरा के बारे में। नंबर 2 आता है सफेद लट, जिसको अपन व्हाइट ग्रब कहते हैं। इसको कॉक चेपर बिटल के नाम से भी जानते हैं, इसको मई भ्रंग के नाम से जानते हैं, जून भ्रंग के नाम से जानते हैं। यह भी सर्वभक्षी प्रकार का कीट है, नर्सरी का प्रमुख कीट माना जाता है। साथ में इस कीट के अगर मैं बात करूं लक्षण मतलब इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है,
तो इसका जो वयस्क होता है वो बड़े आकार का होगा, ठीक है, और भूरे रंग का होता है। जब वो विश्राम कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो उसके आगे के पंख पीछे के पंखों को ढक लेते हैं। और इसकी जो लार्वा है इसको अपन सी, अंग्रेजी के सी आकार की होती है, व्हाइट कलर की होगी, और मुखांग जो है इसके माउथ पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पोषक पौधों की बात करें तो ये लगभग सभी खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, पर मूंगफली को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्षति और महत्व डैमेज की बात करें तो वैसे तो ये नर्सरी का प्रमुख कीट है। अगस्त महीने में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। अगस्त महीने में इसकी तीसरी लार्वा आ जाती है जो इसको बहुत नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और अधिकतर ये जो जकड़ा सिस्टम होता है रूट का, जिसको अपन टैप रूट सिस्टम कहते हैं, उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जो एडवेंटेजेस रूट सिस्टम है, अपस्थानिक रूट सिस्टम, उसको थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है ये, ठीक है। लाइफ साइकिल में क्या होगा, इसका वयस्क जमीन में पड़ा हुआ है, वयस्क जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, मई जून की बारिश आ रही है, वयस्क बाहर निकलेगा, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैटिंग करेगा। मैटिंग करने के बाद में मादा अपने अंडे 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में, जमीन के गहराई में अंडे देती है। देने के बाद में फिर वहां से लार्वा बनेगी, जो कि इसकी सबसे खतरनाक अवस्था होती है। जिस कीट के जीवन में पूर्ण कायंत्रण पाया जाता है, उसके जीवन में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो अवस्था है वो लार्वा रहती है। और जिस कीट के जीवन में अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट पाया जाता है, उसमें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी होती है, निम्फ और एडल्ट यानी कि शिशु और वयस्क दोनों ही नुकसान पहुंचाते, यानी कि जीएमटी यानी कि जीएटी या जीएमटी, उसमें हानिकारक अवस्था कौन सी हो जाएगी, डैमेजफुल। निम्फ और एडल्ट, छोटे बच्चे और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि जिसके पास कंप्लीट टाइप का है उसमें केवल और केवल लार्वा ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर आपको बता ही दिया मैंने आपको, वही मैनेजमेंट चलेगा। मूंगफली में लगता है तो क्लोरोपाइरिक फोस से या क्यूनॉल फोस का छिड़काव कर लो या उसका सीड ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है, और फेरोमोन ट्रैप का यूज करो वगैरह वगैरह। चलिए आगे चलते हैं अपन सफेद लट के बाद में। नेक्स्ट इंसेक्ट ले रहे हैं अपन टीडा, लोकस्ट या ग्रास ऑपर। टीडा क्या है, देखिए ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय कीट है, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। पूरे विश्व के अंदर इसकी 5000 स्पीसीज पाई जाती हैं। 5000 में से 9 स्पीसीज को इसने टीडी दल कहा है। 9 में से 3 जो टीडी दल है लोकस्ट, वो अपने इंडिया में पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीडा और फड़का में क्या अंतर है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रास ऑपर एंड लोकस्ट। तो आपको अंतर लिख लेना अच्छे से। लोकस्ट क्या होता है बेटा, ये डैमेजिंग स्टेज है, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है, इसको टीडी दल भी कहा जाता है। ग्रास ऑपर इसको अपन फड़का भी कहते हैं, ठीक है। अगर कम संख्या में पाया जा रहा है, एडवर्स कंडीशन है, ठीक है, तो वो कौन सा दल पाया जाएगा, ये ग्रास ऑपर पाया जाता है। और अगर फेवरेबल कंडीशन चल रही है, खाने को बहुत कुछ मिल रहा है, तो कौन सी कंडीशन पाई जाएगी, लोकस्ट पाई जाती है। और ध्यान रखना लोकस्ट की 3 स्पीसीज अपने इंडिया में मिलती हैं। पहली है डेजर्ट लोकस्ट, रेगिस्तान टीडी। नंबर 2 है पतंगा सक्सिटा, बॉम्बे लोकस्ट। और तीसरा है प्रवासिनी टीडी यानी कि माइग्रेटरी लोकस्ट। 3 प्रकार के लोकस्ट जो है अपने इंडिया में पाई जाती हैं। इनमें से सबसे खतरनाक अवस्था है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया यानी कि डेजर्ट लोकस्ट सबसे खतरनाक पाई जाती है। इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसको अपन फेज थ्योरी या हिंदी में प्रावस्था सिद्धांत कहते हैं, जो कि डेजर्ट लोकस्ट के लिए दी गई है। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, एक एकल प्रावस्था, एक युति प्रावस्था। अगर एडवर्स कंडीशन चल रही है, फसल नहीं है, तो एकल प्रावस्था यानी कि सोलिटरी फेज मिलेगा। और अगर प्रॉपर फसल मिल रही है, प्रॉपर एनवायरमेंट बढ़िया है, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, तो वो ग्रिगेरियस यानी कि युति प्रावस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों जो कंडीशन है आपस में इंटरचेंजेबल होने की वजह से इसको कहा जाता है ट्रांजिएंट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टीडा है वो सबको नुकसान पहुंचाता है, पर कुछ फसल ऐसी है जिसको ये देखना भी पसंद नहीं करता। आई हेट यू बिल्कुल, है ना। कौन सी क्रॉप है, जैसे कि धतूरा है, नीम है ना, बबूल, नीम, शीशम है ना, अंजीर, फिग, ये नहीं खाता है, टीडा को नहीं पसंद है। जैसे आपको कभी कभी ग्वारफली की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो बेचारे उसको भी अच्छी ही नहीं लगती है, ठीक है। चलिए फिर आता है यहाँ पर मैनेजमेंट अपन कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट इंसेक्ट अपन ले रहे हैं दीमक या टर्माइट ले लीजिएगा। दीमक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी दीमक या टर्माइट से। इसको व्हाइट आंट के नाम से भी जानते हैं, सफेद चिट्टी कहते हैं, ठीक है, और अंडे देने की मशीन के नाम से जानते हैं। इसका आवाज क्या कहलाता है, दीमक का आवाज क्या कहलाता है, टर्मेट एरिया कहलाता है। ध्यान रखना, दीमक का आवाज क्या कहलाता है,
टर्मेट एरिया, इसके अंदर क्या बना के रहती हैं, ये कॉलोनी या नीवा बना के रहती है। ठीक है, और इस कॉलोनी या नीवा के अंदर 3-4 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? श्रमिक होते हैं। 80 से 85% कौन पाया जाएगा? श्रमिक पाए जाते हैं, जिसके मुखांक काफी अच्छे होते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ध्यान रखना, दीमक के जो बाकी सदस्य हैं, सैनिक, राजा और रानी, उनको खाना कौन खिलाएगा? ये श्रमिक खिलाएंगे। ठीक है, सैनिक क्या काम करेंगे? क्योंकि नाम से पता लग रहा है, रक्षा करने का काम करेगा। राजा और रानी ये बड़े भाई साहब शाही सदस्य हैं, रॉयल मेंबर हैं, आराम से मैटिंग करते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, अंडों का बड़ा ध्यान रखते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक ध्यान रखेंगे अपने, मतलब बहुत केयरिंग पेरेंट्स हैं यहाँ पर। बहुत इंसान अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख पाते, उतना दीमक अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं भाई साहब। ठीक है, फिर बात करते हैं दीमक के जीवन में। नेक्स्ट बात करें अपन राजा और रानी। इस कॉलोनी के अंदर 3 प्रकार की जाति पाई जाती है, जिसके पास बड़े पंख होंगे, दीर्घ पंख वाली, छोटे पंख वाली और बिना पंख वाली। जो बड़े पंख वाली है वो ज्यादा मैटिंग करती हैं। ठीक है, फिर बात करें क्षति और महत्व, तो यह पॉलीफेगस प्रकार का नेचर का इंसेक्ट है, नर्सरी का बहुत भयानक इंसेक्ट है, बंजर जमीन को भी नहीं छोड़ता है भाई साहब, बंजर जमीन को भी ये नुकसान पहुंचाता है। जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जहां पर नमी ज्यादा है, वहां पर दीमक अटैक करती हैं, और अटैक करने का तरीका थोड़ा यूनिक है इसका। जड़ों में अटैक कर करके नालायक किसमें घुस जाती हैं? तने में घुस जाती है, और तनों के अंदर क्या बनाती है? मिट्टी की सुरंगें बनाती हैं। ये इसकी पहचान है। और ऐसे पौधे जिसमें मिट्टी की सुरंगें बन चुकी हैं, जैसे ही खींचेंगे हाथ से तो वो पौधा आपके हाथ में आ जाएगा, और ये बहुत नुकसान पहुंचाता है ये। ठीक है, जीवन चक्र की बात करें तो बड़े पंख वाली जो राजा और रानी है वो मानसून के टाइम पर मैटिंग करेंगे। मैटिंग करने के बाद में ये एक साथ हो जाते हैं, कपल बनाते हैं, और कपल बना के जमीन के अंदर जाएंगे, और जमीन में छोटे छोटे ब्रैकेट बनाते हैं मिट्टी के, उनको नपचल चैम्बर, नपचल कोस्ट कहते हैं। वहां जाके ये अपने अंडे देता है। ध्यान रखना, अंडों की आकृति कैसी है? गुर्दाकार, किडनी के जैसे अंडे होते हैं। उससे पहले और बता दूं मैं, अपन टीडे में अंडे कैसे होते हैं? चावल के दाने जैसे होते हैं। और जो कातरा था, कातरा के अंडे कैसे होते हैं? अफीम के दाने जैसे, अफीम यानी कि ओपियम, पोस्त के दाने जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये अंडे देने के बाद में इससे लार्वा बनती है, और लार्वा क्या, शिशु बनते हैं, और शिशु बनने पर 6 महीने का टाइम लगा रहा है। तो ये श्रमिक में और सैनिक में चेंज होते हैं, और 1 से 2 साल का टाइम लगा रहे हैं तो राजा और रानी में चेंज होते हैं। ठीक है, देन मैनेजमेंट अपन कर ही पाएंगे। मैनेजमेंट में ध्यान में रखना, जहां जहां पर आपको टर्मिनेटर दिखाई दे रही है उसको नष्ट कर दो, रानी दिखाई दे रही है नष्ट कर दो। ठीक है, तेज सिंचाई दो, पानी बहाओ खेतों के अंदर। ठीक है, क्यूनल फोर्स मेलाथियान का स्प्रे कर सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट इंसेक्ट की बात करते हैं अपन दीमक के बाद में। नंबर 4 चने का फली छेदक, फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम सबके याद करके जाने हैं, भूल मत जाना, साइंटिफिक नेम जरूर याद करना। ऑर्डर विथ फैमिली। रात्रिचर कीट है भाई साहब, इसका जो वयस्क होता है वो स्टाउट प्रवृत्ति का होता है, इसका थोड़ा सा मुंह उठा हुआ होता है, रात्रिचर प्राणी होता है, और इसकी जो लटें होती हैं, लटें कैसे कलर की होती हैं? हरे कलर की होती हैं, और पार्श्व में लंबवत पट्टियां पाई जाती हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर बात करें अपन इसके चने के फली छेदक के अंदर, सर्वभक्षी प्रकार का कीट है। चना, मटर, कपास सबको नुकसान पहुंचाता है, पूरे साल भर एक्टिव रहता है। चने की जो कोमल पत्तियां होती है उसको खाने पसंद करता है। ठीक है, फलियों के अंदर ये अपने अंडे देता है, और इसके अटैक करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये फली में पूरा अंदर नहीं घुसता है नालायक, ये अपना मुंह क्या करता है? अंदर घुसाएगा और अंदर के दानों को खा जाता है, और बाकी आधा शरीर क्या रहता है? हवा के अंदर बाहर हैंगिंग लटकता रहता है। ठीक है, और जीवन चक्र में ये अंडे कहाँ देना पसंद करता है? जो फलियां होती हैं, जो सॉफ्ट फलियां होती है, सॉफ्ट जो दाने होते हैं, उसके ऊपर अपने अंडे देना पसंद करता है। ये नाम है इसका चने का फली छेदक। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे? डीप समर प्लॉविंग, गैर जुताई कर देंगे, लाइट ट्रैप का यूज करेंगे, फेरोमोन ट्रैप का यूज करेंगे। ठीक है, वही मैनेजमेंट में वो चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट है गेहूं का तना छेदक, वीट स्टेम बोरर। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट हाँ छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, इसका साइंटिफिक नेम आ सकता है सिसेमिया इन्फेरेंस। ठीक है, ऑर्डर का नाम लेवोडोप्टेरा, फैमिली का नाम क्या हो जाएगा इसमें? नोक्टुडी फैमिली हो जाएगी। इसको है ना गुलाबी तना छेदक, पिंक स्टेम बोरर के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक मुख्य लक्षण आता है। ये क्या करता है? पौधों के अंदर मृतगोप लक्षण पैदा करता है। पौधों के अंदर कैसे लक्षण करता है? मृतगोप यानी कि डेड हर्ट सिम्टम पैदा करता है।
डेड हार्ट सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि पौधे की वृद्धि वहीं की वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे सिम्टम को क्या कहते हैं अपन, रथगोप या डेड हार्ट सिम्टम कहते हैं। ये इसकी खास पहचान है और ये खास क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से, और इसमें बनने लायक क्वेश्चन यही है और कहीं नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट इंसेक्ट की बात करें, नंबर 7 यहाँ पर मोइला। मोइला अभी आया हुआ है और खा भी रहे हैं पर, रोज खा रहे हैं अपन, ठीक है। लिफेफिस एरिसाइमी, ऑर्डर का नाम यहाँ पर हेमिप्टेरा और फैमिली का नाम हो जाएगा एफिडिडी। लगभग सभी क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली की फसल को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, मोइला किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करें अपन मोइला के अंदर चलिए मोइले की बात करें अपन, और कि इसमें काफी कॉमन कीट है ये, इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर का ये रहता है, ठीक है। लिफेफिस एरिसाइमी साइंटिफिक नेम हो जाएगा, और लगभग छोटे साइज में ये रहते हैं। वही 3 जो टांगे होगी, एब्डोमन में 9 सेगमेंट है, और लास्ट वाले सेगमेंट को अपन एनस कह रहे हैं, जहां से ये मल पदार्थ जो है वो शहद के रूप में, मधु के रूप में, हनी के रूप में निकालता है, पता नहीं चल रहा है शहद निकल रहा है कि मल पदार्थ निकल रहा है, ठीक है। और फिर चलते हैं अपन क्षति और महत्व के अंदर। नवंबर के अंतिम सप्ताह में ये खेतों में दिखाई देता है, जड़ों को छोड़ के पौधे के सभी भागों को नुकसान पहुंचाता है, जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं सभी को नुकसान पहुंचाता है। और ये क्या करता है, नुकसान कैसे पहुंचाता है, ये उसमें उसका जो कोशिका रस होता है, सेल सेप, उसको चूस देता है, जिसकी वजह से उसका जितना भी रंग रूप है बेचारे का क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और फलियों के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, तो फलियों में क्या बन रहा है, दाने, और दानों में क्या बन रहा है, तेल। तो क्योंकि सरसों तेल की फसल है तो तेल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खारा जो खा रहा है, नालायक क्या कर रहा है, मल पदार्थ के रूप में शहद जैसा पदार्थ निकाल रहा है, जिसकी वजह से जो काली कवक है, ब्लैक मोल्ड, ब्लैक फंजाई, वो भी इसकी तरफ क्या होती है बेटा, अट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी नुकसान पहुंचाती है। जीवन चक्र की बात करें तो मैदानी भागों में और इसके जो समतल भाग है, प्लेन एरिया, मैदानी भाग और पहाड़ी इलाकों में, दोनों में जीवन चक्र अलग चलता है। मैदानी भागों में ये जीवन की 3 अवस्थाएं लेता है, कौन कौन सी, अंडा, शिशु और वयस्क। जबकि जो मैदानी भाग है वहां पर केवल 2 ही अवस्था लेता है, अंडा नहीं आएगा, यहाँ पर वयस्क और शिशु दोनों ही आएंगे, अंडा नहीं आता है, ठीक है। इस वजह से मैदानी भागों में बहुत जल्दी संख्या बढ़ जाती है, जीवन ज्यादा नहीं है, केवल 7-8 दिन का जीवन चलता है इसका। मेन बात यह है कि इसमें मादा जो है इसकी, वो नर के साथ बिना मैथुन के भी अंडे दे सकती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन आ सकता है, पार्थेनोजेनेसिस किस कीट के जीवन में पाया जाता है, तो मोइले के जीवन में पाया जाता है। साथ में ये बिना मैटिंग के भी अंडे दे सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दोनों प्रकार से, क्योंकि ये अंडे भी दे रही है और डायरेक्ट बच्चे भी दे रही है, तो अंडे भी देना और बच्चे भी देना, ऐसा नेचर क्या कहलाता है बेटा, ओवी पेरस, यानी कि अंड जरायुज नेचर कहलाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अपन कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन मोइले के बाद में। नेक्स्ट बेर की फल मक्खी, बहुत इंपॉर्टेंट, बेर की फल मक्खी। और नेक्स्ट कौन सा आपका, अनार की तितली। इनको रट के चले जाना, रट के आएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%, ठीक है ना। जितने भी माइनर कीट है ना, वो आपके मतलब मेजर नहीं पूछ के, नाले किसमें पूछ लेता है, वो माइनर पूछ लेता है, क्योंकि बच्चे अधिकतर क्या याद करके जाते हैं, मेजर याद करके जाते हैं, माइनर को याद करते ही नहीं। अब याद करते ही नहीं तो दादा वो बोर्ड में क्या दे देगा, वो माइनर इंसेक्ट डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अनार की तितली और ये बेर की फल मक्खी, बेर फ्रूट फ्लाई जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ भी नहीं है, मोनोफेगस इंसेक्ट है, मैंने पहले भी बताया था आपको। दिखती कैसी है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर की आपको ये नजर आएगी। अच्छा, उससे पहले एकल बक्सी कीट है, तो बेर की 2 प्रजातियां हैं यहाँ पर, जिजीफस मोरिशियाना और जिजीफस जुजुबा। एक भारतीय बेर है और एक चाइनीज बेर है, दोनों को नुकसान पहुंचाता है ये। और जीवन चक्र में बात करें तो सर्दियों के टाइम पर एक्टिव रहता है भाई साहब ये, ठीक है। अप्रैल और अगस्त में ये भूमि के अंदर चला जाता है, इतना एक्टिव नहीं रहता है। इसकी जो मक्खियां हैं काफी तेज उड़ने में होती हैं, और ये अपने अंडे कहाँ देती हैं, ये जो बेर की फल मक्खी है ना, ये फल के अंदर 1 mm अंदर छेद करके फिर अपने अंडे देती है। मतलब अंडों का विकास कहाँ पर होगा, फलों के अंदर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और
एक संक्रमित फल के अंदर बेर की फल मक्खी के कम से कम 18 लार्वा हो सकते हैं। इस लार्वा को मैगट कहते हैं क्योंकि ये डिप्टेरा ऑर्डर से आती हैं और डिप्टेरा ऑर्डर वाले जो मेंबर होते हैं उनकी लार्वा को क्या कहता है, मैगट कहा जाता है। तो इसकी लार्वा को मैगट कहते हैं। 18 लार्वा 18 मैगट हो सकते हैं एक फल के अंदर। अगर आप बेर को बिना देखे खा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा है, इसका मतलब उसमें 18 लार्वा हो सकती है, ध्यान रखे जाए। ठीक है, हाँ, तो ये अपन देख रहे हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट आप कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनार की तितली वेरी इंपॉर्टेंट, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, विराकोला आइसोक्रेटस या ड्यूडोडेरस आइसोक्रेटस साइंटिफिक नेम है, ऑर्डर का नाम लेपिडोप्टेरा, फैमिली का नाम लाइकेनिडी। ये सर्वपक्षी प्रकार की कीट हैं। अनार को, अमरूद को, एप्पल को, नींबू वर्ग के फलों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसका जो नर है वो तो ब्राइट ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, जबकि मादा ब्राउन कलर की होती हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। फिर आते हैं अंडे कहाँ देता है, ये अंडे सफेद फूलों के कैलिक्स पर देता है। ठीक है, और अंडे देने के स्थान पर अंडे तो दे दिया, जब ये नुकसान पहुंचाता है ये अनार की तितली, तो नुकसान पहुंचाने के साथ साथ में वो वहां पर ऐसा एरिया पैदा करता है जहां पर कवक और जीवाणु का भी अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत गंध आती है, ऐसे फलों के अंदर दुर्गंध आती है वहां से, है ना। ये अनार की तितली। ठीक है, मैनेजमेंट अपन कर ही पाएंगे। चलिए लास्ट कीट है अपने पास में खपरा भृंग। खपरा भृंग की बात करें तो ये भंडारण का प्रमुख कीट है, ध्यान में रखेगा। स्टोरेज पेस्ट है ये, जहां जहां पर भी अपने गेहूं दालें सब स्टोर करके रखा हुआ है वहां पर ये कीट पड़ता है। नाम इसका खपरा भृंग कहलाता है। ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम, ऑर्डर का नाम कोलियोप्टेरा, फैमिली का नाम डर्मेस्टेडी, और इसका जो ओरिजिन है अपना इंडिया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए मान लो खपरा बीटल का ओरिजिन कहां से है, तो इंडिया से माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और स्टोरेज पेस्ट कहलाता है। साथ में इसका जो लार्वा है वो लार्वा उसकी बॉडी के चारों तरफ हार्ड हेयर्स होते हैं, कठोर बाल होते हैं। और इसके एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या होता है, इसका जो मेल है वो फीमेल से छोटा होता है। ठीक है, और डार्क कलर का रहता है। ठीक है, और नुकसान कैसे पहुंचाता है, जुलाई से अक्टूबर तक नुकसान पहुंचाता है। और इसके नुकसान पहुंचाने का तरीका थोड़ा अलग है। जिस ड्रम में या जिसके अंदर आपने अनाज भरा हुआ है तो ये पूरे में नुकसान नहीं पहुंचाता। ये क्या करता है, ऊपर से 50 सेंटीमीटर तक ही नुकसान पहुंचाता है, पेंदे में नुकसान ये नहीं पहुंचाता। ठीक है, ये इसकी आदत है। ये खाता क्या है, ये बीज का जो एम्ब्रियो होता है, बीज का भ्रूण होता है, उसको खा जाता है। ठीक है, भ्रूण खा गया, एम्ब्रियो खा गया, फिर बचा क्या, उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो फिर इससे क्या होता है कि उसकी जो पौष्टिकता है और उसके जो उगने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बीज की कम हो जाती है, और ऐसे बीज किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जीवन चक्र की बात करें तो ये अपने अंडे कहाँ देगा, इसी अनाज के ऊपर देगा, क्योंकि रह कहाँ रहा है, अनाज के ऊपर ही दे रहा है। अंडे दे देगा, अंडे देने के बाद कुछ टाइम बाद में इसकी लार्वा बनती है, जिसको अपन लटे कहते हैं, लटे पड़ जाती हैं। फिर वो लटे किस में जाती है, प्यूपा में, प्यूपा भी इसी में रह रहा है, प्यूपा किस में जाएगा, एडल्ट में। इस प्रकार से लाइफ चलता रहता है। ठीक है, और जनरेशन अपन को पता ही है। मैनेजमेंट क्या करना है, जहां पर गोडाउन्स वगैरह हैं, गोदाम वगैरह, वहां पर आपको अच्छे से साफ सफाई करनी है। नीम की पत्तियों को बिछा देना है, नीम का पाउडर बिछा देना है। और बहुत सारी जो धूमक रसायन हैं यानी कि फ्यूमिगेंट्स हैं, जिनका इफेक्ट गैस के रूप में होता है, वेपर के रूप में, जैसे एडिसिटी, एमबी, एडीपी, जिंक फॉस्फाइड, इनका अपन यूज करेंगे वहां पे, और इस प्रकार से इसका कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कीट हैं 10 के 10 कीटों को मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, और 10 कीटों के पूरे कैसे क्या लाइफ साइकिल वगैरह हैं सब आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन 4 चैप्टर को अपन लेके आएंगे। अभी तक 3 चैप्टर की यहाँ पर आपको वीडियो मिल चुकी हैं, और एक दिन में आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, ताकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बायो की वो अच्छे से कैरी कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सभी को राधे राधे।